तो आज थोड़ा गांधी जी के बारे में जानेंगे। गांधी जी जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान, है ना। गांधी जी का संबंध किस राज्य से तो है, किस राज्य से है, तो वो गुजरात है ना। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये गुजरात हो गया, ठीक। गुजरात में ये नीचे वाले इलाके को बोलते हैं सौराष्ट्र, ऊपर वाला इलाका क्या होता है भैया, कच्छ। KUTCH, जो कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला भी है, जिसका क्षेत्रफल करीब करीब 54,000 55,000, है ना, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है। के मतलब 54,000 किलोमीटर स्क्वायर। और नीचे वाले इलाके को भौगोलिक रूप से अध्ययन करने के लिए हम इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। तो यही निचले वाले इलाके में जो प्रमुख शहर है निचले इलाके में, क्योंकि जो कच्छ वाला इलाका है वो तो दलदली है। इसी में पोरबंदर है, इसी में अहमदाबाद है, इसी में गांधीनगर है, सब फेमस शहर इसी में ही है। तो इसी में एक शहर है पोरबंदर, है ना। यहीं पर एक शहर है भैया पोरबंदर। अब पोरबंदर में शहर के अंदर में एक इलाका है जिसका नाम है काठियावाड़। कौन सा? काठियावाड़। जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं कायदे आज़म, जिनको बोला जाता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको वहाँ का राष्ट्रपति बोलते हैं पाकिस्तान का। भारत के राष्ट्रपिता जो हैं वो महात्मा गांधी हैं, जिनका जन्म पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म भी काठियावाड़ यानी पोरबंदर के इलाके में ही हुआ था। तो दोनों राष्ट्रपिता, दोनों देशों के राष्ट्रपिता जो हैं इसी भूमि पर जन्मे थे। बहुत ही प्रसिद्ध भूमि, बहुत ही उन्नत भूमि, डेवलप्ड रीजन ऑफ इंडिया। तो काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ, किसका? महात्मा गांधी का। और कब जन्म हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। और यहीं गुजरात में ही एक ज़िला है जिसका नाम है राजकोट। तो राजकोट में इनके पिताजी दीवान थे। दीवान वाला काम, दीवान मतलब कि जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम से या अकाउंटेंट वाला काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं दीवान। तो दीवान से थे ये करमचंद गांधी, द फादर ऑफ महात्मा गांधी। और इनकी मदर का नाम था, यानी माता जी का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई जो कि एक गृहिणी थी। इनका जो विवाह हुआ वो हुआ 13 साल की उम्र में, when महात्मा गांधी was only 13 years old. Then he got married with कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ और ये बन गई स्पाउस ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये बेसिक इनका यहाँ पर रहा, पढ़ाई लिखाई बेसिक चीज़ यहीं पर हुई। लेकिन जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई हुई वो इनका लंदन में हुआ। और लंदन से इन्होंने वकीली की पढ़ाई की, जिसको उस समय बैरिस्टर कहते थे। आज भी कभी कुछ लोग बैरिस्टर कह देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होते हैं उनको बैरिस्टर कह देते हैं। तो लंदन में इन्होंने पढ़ाई की, किसकी? वकीली की, यानी कि लॉयर की पढ़ाई करें। और प्रैक्टिस करने के लिए चले आए साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका चले आए प्रैक्टिस करने के लिए। और वहीं काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस की। वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने कुछ कानून वहाँ पर बनाए थे जो रंग भेद से संबंधित कानून होते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कानून कुछ इस प्रकार से था कि कुछ ऐसे बीचेस होंगे, यानी कि नदी के किनारे होंगे, समुद्र के किनारे होंगे, जहाँ पर काले व्यक्तियों को आना मना होगा। सिनेमा हॉल हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, बस, रेलवेज़, है ना, इस तरह के सिनेमा हॉल, जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर जो है कुछ क्षेत्र आरक्षित होते थे कि यहाँ पर खाली गोरे लोग ही जा सकते हैं। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में एक घटना हुई जिसको बोलते हैं, ट्रेन के अंदर में महात्मा गांधी जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास वाली में चले गए थे ना, तो उसमें से धक्का मार के निकाल दिया। और भी बहुत सारे जो कानून थे जो रंग भेदी टाइप के थे, तो उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन किया। तो जो पहला इनका आंदोलन है अपने लाइफ का, वो दरअसल साउथ अफ्रीका में ही किया था।
और उसी समय इनका जो मिलाव हुआ गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने को ये अपना गुरु मान लिया। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया कि आप जो है राजनीति से संबंधित जो भी बातें होंगी वो ये सिखाया करेंगे गांधी जी को। यानी गोपाल कृष्ण गोखले बिकेम द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। तो गोखले साहब ने गांधी जी को कहा कि आप भारत आइए। तो गांधी जी चूँकि उनके शिष्य थे, मतलब ऐसा स्कूल वाला शिष्य नहीं, राजनीतिक गुरु, है ना। तो कहे आप भारत आइए, क्योंकि भारत में आप जैसे विद्वान की या आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो भारत आए ये कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को गोखले जी के कहने पर महात्मा गांधी मुंबई बंदरगाह पर उतरे और गोखले साहब ने यह भी कहा था कि आप भारत में आइए और 1 साल जो है भारत का अध्ययन कीजिए। अभी आंदोलन ये सब काम मत कीजिएगा, पहले आप भारत को समझिए, अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, क्या परेशानियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, कैसे देश को आज़ादी मिल सकती है, इन सब का आप एनालिसिस करिए। तो ये 1916 तक 9 जनवरी में आ गए थे। 9 जनवरी में चूँकि ये आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी कि इंडियन डायस्पोरा डे। प्रवासी मतलब होता है जो भारत के मूल निवासी हैं और किसी दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं या वहीं पर रह गए हैं, उसको बोलते हैं भारतीय प्रवासी, जो कि हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासी लोग जो भारत के प्रवासी हैं, बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में जाते हैं, वहाँ पर रोज़गार करते हैं और पैसा कमाते हैं और उस धन को भारत में भेजते हैं। तो भारत को जो इनकम है वो बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ती हैं, उनके परिवार के बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं अच्छे से, है ना, मार्केट में खर्च कर पाते हैं, जिससे ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होता है। तो भारतीय प्रवासियों की महत्ता को उजागर करने के लिए हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 तक ये भारत का भ्रमण किया। उसके बाद जो बिहार है, बिहार में एक कानून था जिसको बोलते हैं तिनकठिया कानून। बिहार में एक कानून चल रहा था, इसको कहते हैं तिनकठिया कानून। तिनकठिया, देखो एक शब्द है तिन, तिन मतलब 3, और तिनकठिया कानून का मतलब एक ऐसा कानून था कि बिहार के किसानों को अपने कुल जो खेत है उनका, उसके 1/3 हिस्से पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी एवरी फार्मर दैट आर लिविंग इन द रीजन ऑफ बिहार, they have to cultivate नील crop in about 1/3 of their whole land। यानी अपने कुल भूमि के 1/3 हिस्से पर उनको नील की खेती करने के लिए अनिवार्यता कर दिया गया तिनकठिया कानून के द्वारा। तो नील की खेती क्या है? एक प्रकार से कैश क्रॉप है, यानी कि व्यावसायिक फसल है ये, जिसको वाणिज्यिक फसल या कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप कह देते हैं। तो वाणिज्यिक फसल इसको कहते हैं, जैसे कि ऐसा फसल जिससे सीधा सीधा बोए बेचे तुरंत हमको पैसा मिल गया, वो वाणिज्यिक फसल है। ऐसा फसल जिसको बोए काटे पीटे और खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या बेच भी रहे हैं, तो जहाँ भी जाएगा तो उसका खाने के लिए यूज़ होगा, तो वो कह लें अनाज वाले फसल होते हैं। नील फसल या कॉफ़ी, चाय, पटसन, है ना, कपास, ये सारी जो फसलें हैं उसको बोलते हैं क्या? वाणिज्यिक फसल। क्योंकि इसको बोया ही इसलिए जाता है ताकि मुनाफा कमाया जा सके, इसको घर में रख करके खाएंगे पिएंगे नहीं। तो नील वॉज ए टाइप ऑफ या इज़ ए टाइप ऑफ कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप। इससे एक नुकसान ये होता है कि अगर नील की खेती जिस भूमि पर कर दी जाती थी तो खेत जो है ख़राब हो जाता था, यानी कि ज़्यादा पानी लेता होगा, जो भी खासियतें होंगी इस पौधे में या इस खेती में, कि खेत जो है ख़राब हो जाते थे। तो यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया और वो जान रहे थे गांधी जी भारत में आए हैं और बैरिस्टरी पढ़ाई किए हैं, तो इनको बुलाया जाए, इनसे कुछ आंदोलन वगैरह करवाया जाए। तो बिहारी लोग जो हैं इनवाइट किए, स्पेशली बिहार में एक इलाका जिसको चंपारण,
चंपारण में रहने वाले किसानों ने जो नील की खेती करते थे 3 कठिया कानून के तहत, उनकी फसलें खराब हो रही थी, उनको अनाज भी नहीं मिल रहा था, और जो उनकी वाणिज्यिक फसल थी उसको वो सस्ते दाम पर ले रहे थे। तो ना अनाज मिल रहा है, ना ठीक से पैसा मिल रहा है, खेत अलग से ख़राब हो रहा है। तो इसलिए चंपारण के किसानों ने गांधी जी को इनवाइट किया टू बिहार। तो बिहार आए चंपारण में और सत्याग्रह कर दिया, सत्याग्रह। तो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो सत्याग्रह मतलब चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था बिहार के अंदर में। सत्याग्रह में देखिए 2 शब्द हैं, एक शब्द है सत्य, एक शब्द है आग्रह। यानी सत्य के लिए आग्रह करना, जो बात सही है, जो बात उचित है उसको कहना, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो ये बात सही थी कि इससे किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसानों को हानि हो रही है और फसलें जो उनकी भूमियाँ ख़राब हो रही हैं, तो इस बात का आग्रह किए। और ये बहुत ही भारत क्या एक क्षेत्रीय बहुत बड़ा आंदोलन बन गया ये सत्याग्रह। तो भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। तो ये सफल रहा था, 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया गया था इसके तहत। इसके बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ गई, कहे गांधी जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फिर इनवाइट किए अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में जो मिलें थी, सूती वस्त्र उद्योग की मिलें जो थी, उसमें जो मालिक थे, मालिक लोग कम मजदूरी दे करके काम करवाते थे और उनसे काम के घंटे ज़्यादा लेते थे, मतलब खटते खूब थे और पैसा कम मिलता था। तो इसके लिए जो अहमदाबाद की मिल मज़दूर थे, अहमदाबाद के मिल मज़दूर, तो वो गांधी जी को इनवाइट की कि आप यहाँ पर आइए, हमारे अधिकारों की बात कीजिए, आंदोलन कुछ करिए। तो अहमदाबाद मिल मज़दूर के लिए आंदोलन किए, जिसको अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कह लें या आंदोलन कह लें, सत्याग्रह कहना ज़्यादा अच्छा है, इसको किया इन्होंने। और फैक्ट्री मालिकों से कहा कि इनके काम के घंटों को कम कीजिए, इनकी सैलरी को बढ़ाइए, इनको एक अच्छी परिस्थिति मुहैया कराइए ताकि ये अपना सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो ये कुछ ऐसे डिमांड रख दिए जिसको मिल वाले लोग मानना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंततः जाकर के उनको मानना पड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर जो सत्याग्रह था ये भी सक्सेस रहा था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी चलाया ये, खेड़ा सत्याग्रह। ये दोनों ही सत्याग्रह कब चले थे? तो 1918 में चले थे। तो इस प्रकार से गांधी जी की लोकप्रियता जो है, छोटा मोटा जो गेम होता है, इन तीनों सत्याग्रह में खेल लिए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में। और इनकी लोकप्रियता जो है पूरे भारत में लगभग हो गई। और उसी समय जो है आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 अलायंस थे। एक अलायंस थी, एक पार्टी थी जिसको कहते हैं क्या, ध्रुवीय पार्टी, और एक को कहते हैं, मतलब 2 खेमा था कुल मिला के। जब युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उसमें 2 खेमे थे, ठीक है। एक खेमा के बोलते हैं मित्र राष्ट्र, एक खेमा बोलते हैं मित्र राष्ट्र, और दूसरे खेमा बोलते हैं ध्रुवीय राष्ट्र। इन दोनों के बीच में दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस था, फ्रांस था और रूस था। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया बेल्जियम, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। इन दोनों अलायंस के बीच में, इन दोनों गुटों के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ। और ब्रिटेन जो है इसमें काफ़ी सक्सेस रहा था, लेकिन ब्रिटेन की अपनी हालत जो है ख़राब हो गई थी इस विश्व युद्ध के दरमियान। और अमेरिका से बहुत सारा ये लोन भी ले लिए थे, इससे इनकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
चूँकि विश्व युद्ध चल रहा था इसलिए भारत से ब्रिटेन की ओर जो है निर्यात किया नहीं जा सकता था कच्चे मालों का। जब भारत से कच्चे माल यूरोप नहीं जा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि कच्चे माल का खपत भारत में ही होगा। तो भारत में नए नए जो मिल हैं वो सब लगना शुरू हुए, यानी भारत में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी सी तेज़ हुई थी 1914 से 18 बीच के सालों के दरमियान, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसमें भारत ने क्या सहयोग दिया ब्रिटेन को कि पहले विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था जिस गुट में, उस गुट की तरफ से भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया गया। और जो भारतीय नेता वगैरह थे वो कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से सैनिकों को दे रहे हैं, युद्ध लड़िए, और जब आप युद्ध जीत जाइएगा, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत बड़ी शक्ति थी तो युद्ध जीत ही जाता, तो कहे जब युद्ध जीत जाइएगा तो हमारे देश को आज़ाद कर दीजिएगा। लेकिन जब 1918 में युद्ध जीत गया ब्रिटेन, पहला विश्व युद्ध जीत गया, लेकिन ये भारत को आज़ाद नहीं किया। इससे भारत में विरोध जो है और ज़्यादा बढ़ गया। जब विरोध बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाए अंग्रेज़ों ने, कहे ज़्यादा उछल रहे हैं, कुछ ऐसा कानून बनाओ ताकि इनको आराम से कैद किया जा सके। तो एक कानून बनाया जिसको बोलते हैं राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट, ये एक्ट बना था कब? 1919 में बना था। और इस कानून के तहत किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को बिना दलील उसके लिए, बिना मतलब उसकी बातों को सुने, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, नज़रबंद किया जा सकता था। यानी रॉलेट एक्ट एक प्रकार का प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसका मतलब होता है निवारक निरोध। जैसे जेल में बंद किया जाता है लोगों को, तो उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि कोई कानून बना था और उस कानून में जो अपराध किए गए थे, मतलब अपराध की परिभाषा जो बताई गई है, उसने उस दायरे में रहते हुए अपराध कर दिया है, और उसके लिए जो दंडात्मक कार्रवाई है उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति को निरोध, यानी कि पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं एक तरीके से प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं उसको, दंडात्मक निरोध जिसको बोला जाता है कि आपने एक्ट का उल्लंघन किया, आपको जेल में बंद कर दिया गया। एक होता है निवारक निरोध, यानी जेल में आपको बंद कर दिया गया इसलिए नहीं कि आपने किसी एक्ट का उल्लंघन किया था, बल्कि इसलिए कि आप किसी एक्ट का उल्लंघन कर सकते थे, उसको बोलते हैं निवारक निरोध। यानी कि कोई अपराध करने से पहले ही इस शक के आधार पर कि आप अपराध करने वाले हैं या कर सकते हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे एक्स व्यक्ति है, इसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन ऐसी आशंका बन रही है कि इसके घर में जो है कुछ ड्रग्स वगैरह रखा हुआ है, कुछ हथियार गोला बारूद रखे हुए हैं, और ये हो सकता है इसको कहीं सप्लाई कर देगा, और सप्लाई करके हो सकता है कहीं उसको फिक्स कर देगा, और एक टाइम पे जो है एक पूरा मॉल जो है उड़ जाएगा, हाँ, बम विस्फोट हो जाएगा, ऐसा कुछ प्लानिंग है। अब इस शक है इसके ऊपर, ऐसा क्लियर नहीं। अगर क्लियर है कि ऐसा रखा है तब तो उसको पकड़ लेगा तुरंत है, उसको बोलेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन, कि आपने जो है गोला बारूद ड्रग्स रखे हैं, कानून का उल्लंघन किया है, आपको पकड़ लिया पुलिस ने। लेकिन इसके ऊपर अभी क्लियर नहीं है कि रखा है कि नहीं रखा है, शक है कि शायद रखा है। अगर इसको पकड़ नहीं लिया गया, 1% भी अगर ये हो जाए कि ये रखा ही है ना, शक जो है अगर 1% भी सही निकल गया, तब तो देश को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कितना जान माल की हानि हो सकती है। तो 1% का भी अगर किसी के ऊपर शक है कि कोई ये गलत काम कर सकता है, गलत काम होने से पहले ही उसको निरुद्ध कर लेना, उसको बोलते हैं निवारक निरोध। तो रॉलेट एक्ट वॉज ए टाइप ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध अधिनियम था ये, जिसको कहा जाता है, कई सारे लोग इसको काला कानून की संज्ञा दिए कि ये काला कानून है, यानी कानून जो है अच्छा नहीं है ये। और रॉलेट कानून को ही बिना दलील, बिना वकील और बिना दलील बिना वकील, और एक शब्द और चलता है
वो वाला कानून इसको कहा जाता है। बिना दलील मतलब ऐसे कि आपको निरुद्ध कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और आपकी दलील को नहीं सुना जाएगा। यानी जैसे आप पूछे कि भाई काहे बंद कर लिए, नहीं बताएं काहे बंद कर लिए, रोलेट एक्ट चालू है, बंद कर लिया। हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, निवारक निरोध इसको कहा जाता है, लेकिन मेन मोटिव तो ये था कि जो है क्रांतिकारी कोई कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, तो बंद कर उसको। मेन उद्देश्य ये था, इसलिए उसकी दलील नहीं सुनी जाएगी। और बिना वकील, यानी कि आपको बंद कर लिया गया तो वकील करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आपका जो है केस लड़ा जाए कोर्ट में, तो वकील नहीं कर सकते, है ना। तो बिना दलील, बिना वकील, और एक शब्द और है, वो वाला कानून किसे कहा जाता है, तो रोलेट कानून कहा जाता है। इसके विरोध में, इसके रोलेट कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। बहुत गंदा कानून है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पंजाब में भी ऐसा आंदोलन चल रहा था, पंजाब में भी ऐसा आंदोलन चल रहा था। पंजाब में उस समय जो इसका कह लें कि आंदोलन कर रहे थे इस कानून के विरोध में, दो लोग थे। एक तो थे सत्यपाल किचलू, है ना, और एक नाम और है, बताओ। सत्यपाल किचलू और ये दरअसल हमने दो नाम ही लिख दिए हैं, एक सत्यपाल और दूसरे किचलू। तो ये दो व्यक्तियों ने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया। इनका नाम था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल थे ये। तो फिर से हम लिखे थे, पंजाब में दो लोग सक्रिय थे, एक डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। किचलू का पूरा नाम है सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों महानुभावों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पंजाब में नेतृत्व किया, रोलेट कानून का विरोध किया और एक सभा का आयोजन किया। वो सभा कहाँ पर थी, तो बैसाखी का दिन था, जिसमें गेहूं की फसल की कटाई हो जाती है, मौसम बढ़िया सुहाना रहता है। अप्रैल का महीना था, अप्रैल में वैसे भी बढ़िया मौसम रहता है, अच्छा। और उसी बैसाखी के दिन में, जो कि एक प्रकार से त्यौहार होता है, फसल कटाई के बाद का जो त्यौहार होता है, उसकी खुशी में बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, है ना। अच्छा, जब ये पंजाब में दोनों लोग आंदोलन कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, तो रोलेट कानून के तहत ही इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस बात का विरोध करने के लिए कि डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू काहे गिरफ्तार कर लिया, तो इसके लिए बैसाखी के दिन जो है पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक बाग था जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। इस बाग में बैसाखी के दिन, कब, 13 अप्रैल सन 1919 को, कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करने के विरोध में और रोलेट कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। और उस समय जो जनरल था, है ना, सेनापति का जो नेतृत्व कर रहा था एक प्रकार से, उसका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर। तो जनरल डायर को ये बात पता लग गई कि ऐसा आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। तो जब उसको आदेश मिला कि जाओ देख कर आओ क्या हो रहा है, तो जनरल डायर आया और चेतावनी दी कि निकल जाओ। 3 मिनट का समय दिया। अब ऐसा पढ़ने सुनने को मिलता है कि 3 मिनट का समय दिया कि निकल जाओ इस बाग से। अब हो सकता है कि वो लोग भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बात हुई रही हो, 3 मिनट के अंदर में नहीं निकल पाए, है ना। अच्छा, 3 मिनट कहने का उद्देश्य क्या है, कि जान रहे हैं कि वो लोग नहीं निकलेंगे, और 3 मिनट इतना कम समय है। अगर आदमी निकल जा, कहे 3 मिनट निकल जाओ, अब फटाफट है निकल 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 ऐसे कर दिए, इसका मतलब कि आंदोलन थोड़ी ना है, विरोध सभा का क्या मतलब रह गया, कि कोई कहा जाओ 2 मिनट में तो फटाक से मंच उतारे, सब बांधे निकल गए, तो कोई ऐसे नहीं चला जाएगा।
लेकिन 3 मिनट का समय दिए और तुरंत ही जनरल डायल ने आदेश दिया, जैसे 3 मिनट ओवर हुआ, सब जो जलियांवाला बाग था उसके सारे रास्ते जो थे वो बंद थे, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थीं, है ना। और इसका अंदर घुसने का केवल एक ही रास्ता था यहाँ से। और यहाँ पे सभा का आयोजन हो रहा है, सब लोग खड़े हैं बच्चे बच्चे, और यहाँ पर एक कुआं है ना, और यही रास्ते में धड़ाधड़ गन वन जो है लगा करके अपना फिट कर दिया। आदेश दिया भून दो, तो सारे के सारे जो है इसमें भैया भून दिए गए। और एक हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन इसलिए किया गया कमीशन का कि ये पता लगाओ कि इसमें कितने जान माल की हानि हुई थी, क्या हुआ था, सब पता करो, किसकी गलती थी, जनता की गलती थी कि जनरल डायल की गलती थी, किसी गलती थी, पता करो। तो हंटर कमीशन ने निष्कर्ष दिया कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, करीब करीब 350 लोग मारे गए थे। और जो जनरल डायर है इसकी कोई गलती नहीं है। ये जब इंग्लैंड गया तो इसको बढ़िया माला वाला पहनाया गया, सम्मान किया गया, कहा बहुत बढ़िया अच्छा काम किए थे। तो ये इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हम अगर देखें तो इसमें कुछ लोग कहते हैं काफ़ी सारे लोगों का नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग में। इसके बारे में जब ये कांड हुआ तो कुछ लोगों ने अपनी उपाधियां भी त्याग दी। जैसे महात्मा गांधी ने एक उपाधि ली थी, नाइट हुड की उपाधि, तो उसको उन्होंने त्याग दिया। गांधी ने कहा हटाओ सब त्याग, उसको अंग्रेजों द्वारा दिए गए टाइटल वाइटल नहीं रखेंगे, नाइट हुड की उपाधि त्याग दी। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, उनको सर की उपाधि दी गई थी, हटाओ सर वो नहीं चलेगा। तो अपनी उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया। और इस प्रकार से आगे महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर शुरू किया। और शिव स्वामी अय्यर थे एक, इनको भी एक उपाधि मिला था नाइट, KNIGST वाला नाइट। इस नाइट की उपाधि को त्याग दिया किसने? अय्यर साहब ने, जिनका नाम है शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर ने अपने इस उपाधि को त्याग दिया। और उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि जलियांवाला बाग में लोगों को बिखरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों का कत्लेआम, गोलीबारी में घायल सैकड़ों लोगों की दशा के प्रति जनरल डायर की बेरुखी, जो लोग बिखर कर भागने लगे थे उन पर मशीन गनों से गोलीबारी, लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, हजारों छात्रों की उपस्थिति जताने के लिए 16 मील दूर प्रतिदिन जाने का आदेश। ये देखिए सब सजाएं हैं। 500 छात्रों प्रोफेसरों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, 5 से 7 वर्ष के स्कूली बच्चों को भी झंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डाक पर सेंसर, 6 सप्ताहों तक बादशाही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, इस्लामिया स्कूल के 6 सबसे बड़े बच्चों पर कोड़ों की मार, केवल इसलिए कि वे स्कूली बच्चे थे और बड़े थे, गिरफ्तार लोगों को खुलेआम बंद रखने के लिए बड़े पिंजरे का निर्माण, दंड के नए नए रूप जैसे सड़क पर रेंग कर चलने का आदेश, कूदते हुए चलने के आदेश का आविष्कार आदि जो नागरिक या सैनिक किसी भी कानून प्रणाली के लिए अज्ञात हैं, लोगों को एक ही बेड़े में आपस में जकड़ कर रखना और उन्हें खुली ट्रकों में 15-15 घंटों तक रखना, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाज़ों और लेविस गनों तथा वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के नवीनतम तामझाम का उपयोग, लोगों को बंधक बनाना, गैर हाजिर लोगों को हाजिर कराने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त और नष्ट करना, हिंदू मुस्लिम एकता के परिणाम जताने के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान को एक ही बेड़े में जकड़ कर रखना, भारतीय घरों का पानी और बिजली काट देना, भारतीय घरों से पंखे हटाकर यूरोपियों को उपयोग के लिए दे देना, भारतीयों के सभी वाहनों को लेकर उपयोग के लिए यूरोपियों को दे देना। ये सब उस मार्शल लॉ प्रशासन की अनेक घटनाओं में से कुछ एक हैं जिसने पंजाब में आतंक का राज कायम किया था तथा जनता को हिला कर रख दिया था।
पंजाब की घटनाएं जब लोगों को ज्ञात हुई तो पूरे देश में भय की एक लहर से दौड़ गई। साम्राज्यवाद तथा विदेशी शासन तथा सभ्यता का दावा करते थे। उसके पर्दे में छिपे घिनौने चेहरे और बर्बरता का जीता जागता रूप लोगों ने देखा। जनता के इस कष्ट का वर्णन महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया है, जिन्होंने इसके विरोध में अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि लौटा दी थी। इसमें माफ़ करिए कोई गलती हो गई हो तो, एक है नाइट की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लौटाई थी और नाइट की उपाधि शिव स्वामी अय्यर ने भी लौटाई थी। तो नाइट की उपाधि दो लोगों ने लौटाई थी, एक शिव स्वामी अय्यर, एक रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या टैगोर ने अपनी रचना में कहा है और नाइट की उपाधि त्यागते हुए उन्होंने घोषणा की है कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं, और मैं जहाँ तक मेरा सवाल है सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था। और इसी के बाद ही गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन किसने किया? तो इस प्रकार से ये चला 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद गठन किया गया किसका? हंटर आयोग का, है ना। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एनालिसिस किया कि क्या हुआ था, तो वो भी करीब बताए 1000 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। तो ये हो गया। इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन था और ये भारत का पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में सबसे बड़ा और सबसे पहला, मतलब अगर पहला देखा जाए एक प्रकार से सत्याग्रह तो चंपारण था, लेकिन एक जन आंदोलन जिसको कहते हैं, सारे जन मिल करके आंदोलन कर रहे हैं और किसी एक नेता को जो है अपना नेता मान करके घोषित रूप से उसको नेता कह करके आंदोलन किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जन आंदोलन। जन आंदोलन थोड़ा सा बड़ा होता है, पूरी जनता उसमें सहयोग देती है। तो भारत में पहला जन आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कैसे चला थोड़ा सा इसको जान लें। पहली बात तो इसके विरोध में तो हुआ थे, रॉलेट कानून के विरोध में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इतना सब कुछ हो रहा था। भारत की स्थिति वैसे ख़राब हो रही थी और आज़ादी भी नहीं मिली थी, क्योंकि अंग्रेज़ कह रहे थे 1918 में, मतलब जैसे ही हम जीतेंगे छोड़कर चले जाएंगे, वो भी नहीं मिली। तो इन सभी बातों ने एक प्रकार से भारतीय क्रांतिकारियों को, गांधी जी के और सभी लोगों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एकदम असंतुष्ट कर दिया। कहे यार बड़े धोले टाइप के लोग हैं, अपने मुँह से कहे थे फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो दिसंबर में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो अक्सर करके दिसंबर के महीने में होता था, तो दिसंबर यानी कि दिसंबर 12वां महीना 1920 में एक अधिवेशन हुआ जिसको बोलते हैं नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन हुआ और नागपुर अधिवेशन में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि असहयोग आंदोलन चलाएंगे, और दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो है उसको पास कर दिया गया, इस प्रस्ताव को। असहयोग आंदोलन में क्या था? मेन बात ये थी कि हम जनता, इनका सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी 1909 में, उस पुस्तक का नाम था एक इनकी पुस्तक थे, तो उस पुस्तक में इन्होंने इस बात का वर्णन किया था कि भारत में जो अंग्रेज लोग विकसित हुए हैं या इस्टेब्लिश हुए हैं, यहाँ पर राज कर रहे हैं, है ना, अपना विकास कर रहे हैं, भारत के ऊपर शोषण कर रहे हैं, तो इसका मेन कारण जो है भारतीय ही है। यानी भारतीयों का सहयोग मिला है तभी ये यहाँ पर इतना दिन से शासन कर पा रहे हैं। अगर भारतीय लोग इनका असहयोग करना शुरू कर दें तो क्या होगा? इसका मतलब ये यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। ऐसी विचार था गांधी जी का। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन करेंगे, इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो इम्पोर्टेड सामान है ना, आयातित वस्तुएं हैं जो वहाँ के कारखाने से आ रही भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है, हमारे लोग जो हैं वो मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, तो आयातित वस्तुओं को हम नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा
हमारे देश के अंदर में जो भी खादी वाले कपड़े बनेंगे, खादी वाले कपड़े को हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे देश के जो उत्पादक लोग हैं उनको लाभ हो सके और उनको बेवजह प्रतिस्पर्धा ना करना पड़े इन लोग से। तो भारतीयों की जब इनकम बढ़ेगी और अंग्रेज़ों की जब इनकम घटेगी तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों को नुकसान होगा और आंदोलन सफल होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय हैं जो अंग्रेजी संस्थाओं में जा रहे हैं, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई संस्थाओं में, चाहे वो संस्था शैक्षिक संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, चाहे वो न्यायिक संस्था हो, यानी कि चाहे वो न्यायपालिका हो यानी कि कोर्ट हो, साधारण भाषा में बोले तो कोर्ट हो, या स्कूल या कॉलेजेस हों, या कोई भी अन्य संस्थान जैसे कि जो चुनाव के बाद जाते थे विधान परिषद के जो चुनाव होते थे, यानी कि कह लें लेजिस्लेचर में कि आप चुनाव में न लड़िए ना, आराम से आंदोलन करिए। तो लेजिस्लेचर, कोर्ट, कॉलेज, ये सारी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। अगर अंग्रेज़ों ने कुछ उपाधियाँ दी हैं तो उस उपाधियों को हम लौटा देंगे। इस प्रकार से, और कोई भी कानून जो गलत है उसको हम एक सिरे से बाइकाट कर देंगे। इसी बोलते हैं असहयोग आंदोलन। तो उसको चलाया गया। कब चलाया गया? तो 12 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1921 से, यानी अगले जस्ट मतलब अगले साल मीन्स करीब 20 दिन के बाद शुरू हो गया आंदोलन। तो 1 जनवरी 1920 को असहयोग आंदोलन जो है चालू हो गया। सॉरी 21 को चालू हो गया, लेकिन फिर अगले साल चल रहा था, बढ़िया चल रहा था ये, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक जेल जिसको बोलते हैं चौरी चौरा नामक स्थान था, बाजार था, वहाँ पर ऐसे क्रांति चल रही थी, क्रांति चल रही थी। कुछ स्थानीय क्रांतिकारी लोग थे, वो असहयोग आंदोलन का झंडा लेकर के बढ़िया आंदोलन कर रहे थे, अपना क्रांति कर रहे थे, मतलब कहने की जो प्रदर्शन होता है उसको कर रहे थे। तो स्थानीय पुलिस ने कहा चौरी चौरा वाले कि बंद करो इसे, कुछ एक आध हवाई फायरिंग वगैरह कर दिए, शायद कुछ को लाठी वाठी भी मार दिया, एक आध लोग उसमें घायल हो गए। तो इस चीज़ से उत्सुक होकर के जनता चौरी चौरा नाम के स्थान पे जो पुलिस थाना था उसको बाहर से बंद कर दिया। तो 5 फरवरी 1922 को जब स्थानीय लोगों ने चौरी चौरा के पुलिस थाने में जा करके उसमें चारों तरफ से बंद करके आग लगा दी, तो उसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। तो गांधी जी को जब खबर मिली कि इस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, हिंसक आंदोलन चल रहा है, तो वो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। उसके पीछे और भी कारण है, जैसे असहयोग आंदोलन को कुछ लोगों ने इस प्रकार से ले लिया कि अब तो आज़ादी मिलने वाली है, स्वराज मिलने वाला है, 1 साल के अंदर में स्वराज मिल जाएगा, जो है कुछ लोग हिंसक आंदोलन भी करने लगे थे। तो गांधी जी ने यह तर्क दिया कि अभी भारत जो है मैच्योर नहीं हुआ है एक अहिंसक आंदोलन करने के लिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था वो एक प्रकार से अहिंसक आंदोलन था। तो वो 13 फरवरी 1922 के दिन जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया। और जब इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग इसका विरोध किए, उनको उनकी निंदा की और कहा ये आपने ठीक नहीं किया। तो असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया इसी समय। और उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन और खलीफा जो खिलाफत आंदोलन है दोनों को गांधी जी ने मर्ज कर दिया था कि दोनों मिल करके, हिंदू मुस्लिम मिल करके अगर आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि देश को और जल्दी आज़ादी मिल जाए। तो असहयोग खिलाफत दोनों मिल गया था, लेकिन चूंकि असहयोग बंद हो गया और 1924 तक खिलाफत भी बंद हो गया तो ये आंदोलन जो है ख़त्म हो गया। 1924 के अंदर में जो है 2 विचारधाराएं पनप गई थी, एक अपरिवर्तनवादी विचारधारा, एक कह लें कि क्रांतिकारी विचारधारा। हम कह लें एक प्रकार से अपरिवर्तनवादी विचारधारा का ये मानना था कि हम जो है हमें अपरिवर्तन रहना चाहिए, यानी कि परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लेजिस्लेचर में जाएं, लेजिस्लेचर में चुनाव के माध्यम से चुन करके जाएं और कानूनी रूप से हम अंग्रेज़ों का विरोध करें, जो गलत है उसको गलत कहें, उनके स्कूल कॉलेजेस में जाएं, शिक्षा लें, मतलब अपरिवर्तन रहें, कोई परिवर्तन ना करें। तो उनको बोलते हैं अपरिवर्तनवादी विचारधारा।
एक दूसरी विचारधारा थी जिनका मानना था क्रांति हो जाना चाहिए, यानी कि परिवर्तनवादी हम कह लें, जिनका कहना था कि जैसे अगर इसमें कहें पहले वाले में अपरिवर्तनवादी में, तो उनका कहना था लेजिस्लेचर में जाएं, कुछ क्रिएटिव वर्क करें। क्रिएटिव वर्क मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करें, ग्रामीण में रहने वाले व्यक्तियों को, उनको कैसे, उनकी आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात पर फोकस करें। और इस बात की जो क्रिएटिव प्रकार चीज़ें हैं ना, दलितों के लिए राइट्स मिले, महिलाओं को राइट्स मिले, ऐसी बातें होने लगी। तो ये सारे काम होने लगे 1924 में। और एक का मानना था नहीं, क्रांति करें, रिवॉल्यूशन करें, अंग्रेज़ों को भगाएं, यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, इतना बड़ा बड़ा कांड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग रिवॉल्ट चाहते थे। गांधी जी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहली बार अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में किया, जिसको कहते हैं बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में एक शहर है, मतलब एक क्षेत्र है। तो बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने पहला किया था, और जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम तो जो है अब क्रिएटिव वाला काम करेंगे। तो 6 सालों तक 1924 से लेकर के 1930 तक ये जो है क्रिएटिव वर्क करने लगे। मतलब कि दलितों के अधिकारों की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात, और सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई की बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, है ना, उद्योग जो भारतीय उद्योग है, खादी वस्त्र उद्योग है, चरखा वाली चीज़ें हैं, उसको बढ़ाने की बात करने लगे। लेकिन 1930 के पहले पहले कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बनने लगे थे जिसके कारण से एक और नया आंदोलन गांधी जी को शुरू करना पड़ा, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि 1927 से मेनली शुरू हो जाती है। 1927 में ब्रिटिशों ने जो है एक कमीशन गठन किया था, जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का मेन उद्देश्य ये था, इसका गठन करने का मेन मोटिव ये था कि आप भारत में जाइए और राजनीतिक अस्थिरता को कैसे कम किया जा सकता है, इससे रिलेटेड आप सर्वे कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद हमें रिकमेंड कीजिए कि हम क्या सुधार इसमें करें, क्या काम करें। तो साइमन कमीशन 1927 बना, लेकिन ये भारत कब आया, तो 1928 में भारत में आया था। और जब भारत में आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, इसलिए कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीय नहीं था इसका मतलब ये कि अंग्रेजी जो कमेटी में जो सदस्य हैं वो ऐसी ही बातें रिकमेंड करेंगे जो भारतीयों के खिलाफ हो। तो उनका मानना था कि भारतीय भी सदस्य उसमें होने चाहिए, ताकि भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या है, इसके परिणाम क्या हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उनका हम एनालिसिस सही प्रकार से कर सकें, भारतीय दृष्टिकोण को भी उसमें शामिल किया जा सके। चूँकि ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसमें साथ दे रहे थे भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी जो है लाला लाजपत राय के साथ दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने लाला जी के ऊपर जो है लाठी से हमला कर दिया, और कुछ दिन के बाद उनका देहावसान हो गया, वो शहीद हो गए। और फिर उसी समय अंग्रेज़ जो है बहुत सारे क्रांतिकारियों को बंद कर दे रहे थे जेल में। करीब करीब 1 लाख क्रांतिकारियों को उन्होंने जो है जेल में बंद कर दिया। उसी समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके ऊपर भी लाहौर जो बम वाला कांड था उसके लिए उनको भी गिरफ्तार किया गया था, और सुनवाई चल रही थी उनके ऊपर भी। जेल कहने की फांसी करने जैसी भी बातें चल रही थी। तो गांधी जी ने इरविन से समझौता करने के लिए कि 11 सूत्रीय मांग रखें। 11 सूत्रीय मांग उसको बोलते हैं, गांधी जी ने रखा इरविन के सामने कि इरविन भैया इन 11 मांगों को मान लीजिए, हमारे क्रांतिकारियों को छोड़ दीजिए। तो इरविन इस बात को नहीं माने, कहे ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उस समय जो है जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इरविन को कहे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इरविन से कहा कि भैया साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गांधी जी भी साथ नहीं दे रहे हैं, गांधी जी को थोड़ा सा मनाइए। तो इरविन ने जो है कहा, गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि 1930 में जो है गोल मेज सम्मेलन होने जा रहा है। गोल मेज सम्मेलन मतलब कि ऐसा मेज जो गोल है और उसमें चारों लोग बैठ करके जो है कोई सम्मेलन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसको गोल मेज सम्मेलन। इसमें इसकी खास बात ये होती है कि इसमें कोई चीफ नहीं होता, कोई मुखिया टाइप का नहीं होता है, सब एक दूसरे के सामने होते हैं और सबकी बातें जो है सब सुनते हैं। यानी कोई जो है सर्वे सर्वा नहीं है, सब अपनी बातों को रखें और उस पर डिस्कशन होता है, उसको बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उसका आयोजन 1930 में किया गया, गांधी जी को इनवाइट किया गया, लेकिन गांधी जी
1 लाख लोगों के गिरफ्तार होने की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से वो इस पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में शिरकत नहीं किए। लेकिन 1931 तक जो है, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था, तो उस समय एडविन फिर समझाया, कहे चलिए आपकी बात को मान लेंगे गोलमेज सम्मेलन में, तो चलिए वहाँ पे आपकी बातों को माना जाएगा। लेकिन 1931 में जब गए तो उनकी थोड़ी सी बात को माना गया। कुछ लोगों, मतलब काफ़ी लोगों को रिहा किया गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेता जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जो है, इन जवाहरलाल नेहरू और एक व्यक्ति और हैं, अम्बेडकर साहब नहीं, अम्बेडकर साहब तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में खुद ही गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य क्रांतिकारियों को जो है अभी भी जेल से नहीं छोड़ा गया था। तो गांधी जी दूसरे वाले गोलमेज में गए, थोड़ी सी बातें उनकी मानी गई, लेकिन मुख्य जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनको तो छोड़ा ही नहीं गया था। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1930 में, गांधी जी जो है पहले गोलमेज सम्मेलन के दरमियान 1930 में जो है असहयोग आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको शुरू कर दिया था, और इसी कारण से 1930 में गए भी नहीं थे। 1931 में जब ये गए वहाँ पे, तो थोड़ी सी बातें स्थगित हो गई कि चलिए तो वो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, बातें करेंगे अंग्रेजों से। लेकिन जब भारत में आए, कुछ क्रांतिकारी अभी भी नहीं छूटे थे, तो पुनः उन्होंने 1932 से कहले मोटी मोटा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू कर दिया। 1930 में पहली बार शुरू किए थे, लेकिन 1931 में जो है बैठक की है, बैठक में कुछ बातें उनकी नहीं मानी गई। 1932 में दोबारा शुरुआत कर दी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसके बाद अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में देखें तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 के बीच में गुजरात के जो साबरमती आश्रम है, वहाँ से करीब कह लें कि 225 किलोमीटर दूर के आसपास जो है, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी गए नमक कानून को तोड़ने के लिए। नमक एक बेसिक चीज़ थी, तो गांधी जी को लगा कि एक ऐसे कानून से हम शुरुआत करें जो कि बहुत बेसिक है, बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें सभी से रिलेट करती है, तो वहाँ से आंदोलन करेंगे तो हो सकता है उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बढ़ी भी, नमक कानून को तोड़ा गया 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल से ही जो है शुरू किया गया क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बट 1931 में ये थोड़ा सा मतलब कमज़ोर हुआ, लेकिन 1932 में फिर से शुरुआत किया गया। लेकिन चूंकि दोबारा से शुरुआत किया गया था, इसलिए कई सारे लोग इसमें ठीक प्रकार से शिरकत नहीं कर रहे थे। गांधी जी की डोल मटोल हैं, कब ढीला कर दें कब टाइट कर दें, तो दोबारा से ठीक प्रकार साथ नहीं दिया गया, और धीरे धीरे करके 1932-33 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाप्त ही हो गया। उसके बाद 1942 में, इनका अगर तीसरा हम कहें तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया गांधी जी के नेतृत्व में, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी आंदोलन के दरमियान जो है करो या मरो का नारा भी दिया था गांधी जी ने। और कब शुरू हुआ ये, तो 8 अगस्त 1942 को जो है इसके प्रस्ताव को पास कर दिया गया, और 9 अगस्त से इसको चालू करने की बात कही गई। लेकिन 8 अगस्त 1942 की रात के 12 बजे ही अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन कह लें सर्च नाइट करके एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी भी जेल में चले गए थे, और 9 अगस्त जो है इस कांड को, आंदोलन को शुरू किया गया। और बहुत संघर्ष करने के बाद जो है भारत को माउंटबेटन योजना के तहत, जो कि 3 मई 1947 में आया था, तो 1947 में भारत को माउंटबेटन योजना के तहत आज़ाद कर दिया गया। एक तो भारत इंडिपेंडेंट हो गया, और दूसरा भारत जो है 2 टुकड़ों में बढ़ गया। एक हिस्सा पाकिस्तान भी बन गया। पाकिस्तान में भी 2 हिस्से थे, आज का पश्चिमी, आज का जो पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, दोनों मिल करके पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे। मिल करके पाकिस्तान स्टेट का गठन किया गया 1947 माउंटबेटन प्लान के तहत। फिर हमारा संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हो गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को पूरा हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन इसको इनैक्ट कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, और हमारा देश एक रिपब्लिकन कंट्री बन गया, एक कह लें गणतांत्रिक देश बन गया। तो इस प्रकार से चीज़ें हमारी चल रही हैं। तो ये था
थोड़ी सी गांधी जी के बारे में, थोड़ा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, कुछ बेसिक बात है। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।